Hello friends, my name is Pragati Ardeshna and today we are going to talk about lung cancer. And for that particular topic, I have invited Dr. Nitin Singhal, MS, MCH, Surgical Oncologist, Senior Consultant of Apollo CBCC. Welcome on board, Dr. Nitin Singhal. Thank you, Pragati. So, okay, sir, I'll start with a basic questions. A lot of people are not aware about that, what is a lung cancer and how common it is. So, will you throw a little light on that, sir? So I would prefer to talk in English. I think for common people, English. If I only talk in English, then it would be difficult to interpret what I'm talking technically. So I'll talk in English, okay, if you don't mind. So Okay, sir. lung cancer. When we talk about lung cancer, तो lung cancer का मतलब क्या हुआ? फेफड़ों का कैंसर। आम भाषा में हम सब जानते हैं कि फेफड़ा जो एक ऑर्गन है बॉडी में, उसका काम है जो हम हवा इनहेल करते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, ये फेफड़ों का काम होता है। एंड हम सबको पता है कि एक हवा की नलकी होती है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, जो कनेक्टेड होती है दोनों लंग्स के साथ, दो एक राइट और लेफ्ट के साथ। एंड हर लंग के अंदर इसी तरह से फिर वो जो राइट साइड की, जैसे एग्जांपल के लिए अगर नलकी की बात करें, राइट ब्रोंकस जिसे हम बोलते हैं, वो कई सारी छोटी नलकियों से कनेक्टेड रहती है जिसे लोबार ब्रोंकस हम बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली वो और कई सारी छोटी नलकियों से कनेक्ट होके लास्ट में एक छोटी सी झल्ली, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से, जहां से अल्टीमेटली सर्कुलेशन जो होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे हम एल्वियलस बोलते हैं। तो इस पूरे ट्रैक के अलोंग जो ये सारे जो सेल्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, जो नॉर्मल ये सब काम जो कर रही हैं, अगर इसके अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए एंड ये जो नॉर्मल सेल्स हैं, ये अपने नॉर्मल जो रिपेयर मैकेनिज्म से ज्यादा, अगर वो ज्यादा ग्रो करने लग जाए, आउटग्रो करने लग जाए, तो फिर उसको हम कैंसर कहेंगे। मतलब बेसिकली जो उनको नॉर्मल जो रिपेयर में जो छोटा मोटा ग्रोथ होना है, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ हो जाए तो वो एक कैंसर कहलाएगा। एंड ये पूरे ट्रैक में अलोंग कहीं पे भी अगर होगा तो विच विल बी अ पार्ट ऑफ लंग कैंसर। नाउ कमिंग टू हाउ कॉमन इट इज। लंग कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है। इनफैक्ट अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर जिसके कारण कैंसर रिलेटेड डेथ्स भी होते हैं। इवन इन इंडिया अगर हम देखेंगे, सो ओरल कैविटी कैंसर्स के बाद मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है लंग कैंसर, एंड फीमेल्स में भी टॉप 5 कैंसर्स में से एक जो है लंग कैंसर की, आई वुड से कि हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज जो इंडिया में हम लोग अराउंड 80,000 के करीब लंग कैंसर्स देखते हैं। एंड the unfortunate part is almost more than three-fourths of them, they lose their life in a year. Like 63 to 64,000 people lose their life due to lung cancer in a year. So you can understand it is a very relatively very common cancer, and one of the most common cancer which is related to deaths. ओके सर। सो एज यू सेड कि इसमें बहुत अलग-अलग तरीके के कैंसर होते हैं। सो आप वो किस-किस प्रकार के लंग के कैंसर होते हैं उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स बताएंगे सर? जी। सो लंग कैंसर को जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल सेल कैंसर की तरह और एक नॉन स्मॉल सेल कैंसर की तरह। सो ये एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बिकॉज जनरली जो स्मॉल सेल कैंसर जो होते हैं वो कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, एंड जनरली उसमें कीमो का ही मेजर एक रोल रहता है। उनका इंसिडेंस भी जो है वो दूसरे वाले जो वैरायटी है उससे थोड़ा कम रहता है, बट इट इज एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ कैंसर। वहीं दूसरी जगह जो दूसरा जो मोर कॉमन वैरायटी ऑफ लंग कैंसर है, दैट इज नॉन स्मॉल लंग कैंसर, एंड उसके अंदर भी कई सारे वैरायटी होते हैं, बट जनरली उसमें जो दो मेन वैरायटी जिसके बारे में हम आप डे टू डे बात करते हैं, तो उसके अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और अपना एडिनो कार्सिनोमा, ये दो कॉमन वेरिएंट है, एंड ये मेजोरिटी ऑफ द कैंसर्स होते हैं। एंड अगेन इसमें डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, अलग अलग सब चीजों का रोल रहता है। ओके सर। ये जो अलग-अलग तरीके के कैंसर है सर, उनके होने का कारण क्या हो सकता है? मतलब किस चीज़ की वजह से ये कैंसर हो सकते हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट लंग कैंसर के कॉजेस के बारे में, तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लंग कैंसर्स के लिए है, दैट इज स्मोकिंग। इनफैक्ट एज पर रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे तो लगभग 90% ऑफ द कैंसर्स जो लंग कैंसर होते हैं, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सब जो हुए हैं वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हुए हैं। अब ये स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, हुक्का, या कोई भी तरह का स्मोकिंग जो है,
वो सब चीजें जो है वो कैंसर के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं। उसके अलावा एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स, काफी जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो चल रहा है, तो उसके कारण गांव में कई कई फैक्ट्रीज वगैरह जो आए हैं, उसमें अगर अनचेक पॉल्यूटेंट्स अगर वो रिलीज होते हैं, तो उनका एक्सपोजर, खासतौर से अगर आप ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की बात करें, आप उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और आप प्रॉपर प्रिकॉशन जैसे कि फेस मास्क वगैरह जो बोला जाता है वहां पे जहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा हो वो ना लें, तो दैट इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। एंड इसके अलावा जो लंग कैंसर्स जो हैं, डायरेक्टली आप स्मोक ना भी करें, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप स्मोक को एक्सपोज हो रहे हैं, यानी कि जिसे हम सेकेंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, कि कोई स्मोकर है और उसके एकदम क्लोज विसिनिटी में आप रह रहे हैं, तो उसके कारण भी आप स्मोक से एक्सपोज हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ लीडिंग फैक्टर फॉर लंग कैंसर। इसके अलावा अपना एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स लाइक डीजल एंड ऑल दोस थिंग्स, these are also a very important risk factor so for lung cancers. ओके सर। तो जनरली ये जो लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं, क्या वो जरूरी है कि वो सारे स्मोकर्स ही हो या नॉन स्मोकर केसेस भी आते हैं लंग कैंसर्स के? So as I said, 90% ऑफ द जो केसेस जो हम बात करते हैं जनरली कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो स्मोकिंग से रिलेटेड रहते हैं। बट हाँ, ये भी सच है कि हर पेशेंट स्मोकिंग के साथ एट्रीब्यूटेड रहे, ये भी जरूरी नहीं है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पेशेंट्स, टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, 1 out of 7 पेशेंट, खासतौर से फीमेल्स, एशियन फीमेल्स हु आर नॉन स्मोकर्स, उनको भी कैंसर हो सकता है, एंड उसके लिए देयर आर डिफरेंट अदर मैकेनिज्म्स। So, but otherwise, majority of these patients would be actually having one or the other form of smoking. And जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो इसमें पैसिव में एक्टिव स्मोकिंग के अलावा मैंने जैसे कहा पैसिव स्मोकिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके सर। सो आप ये जो पैसिव स्मोकिंग का बात कर रहे हैं, जनरली इंडिया में स्पेसिफिकली फीमेल्स आर, आपने बताया आगे के क्वेश्चन में कि फीमेल्स आर आल्सो हाईली इफेक्टिव, टॉप 5 कैंसर्स में आ सकता है। सो सर, आई थिंक फीमेल स्मोकिंग नंबर्स इज लिटिल लेस देन अ मेल स्मोकिंग नंबर। सो हाउ इट पैसिव स्मोकिंग से उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, या फिर पैसिव स्मोकिंग जो करता है उसके आसपास रहने से वो पैसिव स्मोकिंग आपके लंग कैंसर होने का कारण हो सकता है? ऐसा हो सकता है सर? सी एज आई सेड कि मैंने पहली बात तो जो कहा था कि ऑलरेडी वो टॉप 5 में है फीमेल्स के अंदर भी, आई थिंक 4th नंबर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन फीमेल्स, जो इंडियन जो डेटा है ग्लोबोकन डेटा के हिसाब से। एंड फीमेल्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो अगर 5 लोग को अगर 5:1 रेशियो है मेल्स वर्सेस फीमेल्स के बीच में, यानी कि अगर 6 लोगों को लंग कैंसर होगा तो उनमें से 5 मेल्स होंगे एंड 1 फीमेल होगा। एंड उसका कुछ हद तक रीजन ये है कि फीमेल्स में जो स्मोकिंग पैटर्न है वो इंडिया में अनलाइक वेस्ट, फीमेल्स इन इंडिया दे स्मोक लेस। बट अगेन इफ यू सी द मेट्रोज एंड जो बाकी जो हैपनिंग टाउन्स, जो सो कॉल्ड हैपनिंग टाउन्स हैं, वहां पे दिस जो नॉर्मल जो नॉर्म है, this is taking a beating, and many females are also like a lifestyle thing की तरह आप कह लीजिए, या just इसको as a fashion statement की तरह they are going towards smoking, and that is also contributing to it. And as I said, not everybody be a smoker to be actually having a risk for lung cancer. जैसे एडिनोकार्सिनोमा एक वैरायटी है लंग कैंसर का जो नॉन स्मोकर्स में काफी तौर पे मिलता है, एंड फीमेल्स में जनरली इस कैंसर की वैरायटी ज्यादा रहती है, एंड इसके मल्टी अदर फैक्टर्स रहते हैं अदर देन स्मोकिंग। ओके सर। ये जो स्मोकर्स है, दे आल्सो टॉक अबाउट लो टार सिगरेट, जो उनको कभी बोलते हैं तो वो बताते हैं कि हम लो टार सिगरेट लेते हैं जो हमारा कैंसर का रिस्क रिड्यूस करता है। इज इट अ मिथ और जस्ट कि बबल है इसका? इज इट अ रियल थिंग? So before answering that, actually I just would like to add one more statement। जो हम पैसिव स्मोकिंग की हम बात कर रहे थे, just to put it in perspective, जो लोग जो स्मोक नहीं करते एंड जो पैसिव स्मोकर हैं, यानी कि जो एक्सपोज होते हैं लंग का ये बाकी स्मोकर्स के पास में, कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन जो स्मोक को एक्सपोज नहीं होते, दे हैव 20% मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ लंग कैंसर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लो टार सिगरेट्स के बारे में। सो नाउ सिगरेट्स स्मोकिंग की जब लोग करते हैं, व्हाट इज द रीजन दैट पीपल स्मोक? फर्स्ट, इफ यू अंडरस्टैंड, सिगरेट बेसिकली हैज निकोटिन। जो टबैको का जो लेते हैं लोग, निकोटिन की वजह से दे टेक, एंड दैट इज अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग, निकोटिन की आदत बन जाती है उनको। एंड अदर देन दैट निकोटिन, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जब ये स्मोक बर्न होता है, एंड देयर आर मोर देन 100 कार्सिनोजेंस, 100 से ज्यादा मतलब अलग अलग पदार्थ होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं एक सिगरेट स्मोक के अंदर। सो कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग है ना दूसरे तरह के सिगरेट्स, कई बार सिगार बोलते हैं या लो टार सिगरेट्स बनाए,
तो जिससे कि है ना शायद उससे अपना जो एक्सपोजर है कैंसर्स का कम हो जाए। तो दिस वाज अ इनिशियल हाइपोथेसिस दैट वाज सजेस्टेड, बट एक्चुअल में जो जिसको एक एक्स अमाउंट ऑफ निकोटीन की आदत पड़ चुकी है, सो अगर बाय चांस अगर अपन ये लो टार सिगरेट देते हैं एंड अगर वो सेम अमाउंट ऑफ निकोटीन वो जो पफ में नहीं मिलता है, तो व्हाट दे डू इज एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म दे स्टार्ट टेकिंग द स्मोक इन अ मोर डीपली, ज्यादा डीप उसको स्मोक को ले लेते हैं एंड उसकी वजह से जो एक्चुअल में जो उससे कम होना चाहिए था, ये जो एक्सपोजर टू कार्सिनोजन वो इनफैक्ट बढ़ जाता है। सो एक्चुअली इट्स अ मिथ कि है ना जो लो टार सिगरेट्स आप पी रहे हो उससे आपका स्मोकिंग रिस्क कम हो जाएगा, बिकॉज जनरली टू compensate for that nicotine amount people start taking people start doing deep smoking, and वो deep smoking की वजह से वो जो है रिस्क इनफैक्ट बढ़ जाता है rather than कम होने की बजाय। That is absolutely awesome. One other thing, sir, I want to ask is if a person who is smoking before he quits smoking, so does that reduce the risk of cancer? क्या उनको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं? Yes, definitely. Smoking को quit करना at any point of time, any age is always a welcome thing. कई बार पेशेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं अरे अब तो 40 साल हो गए मुझे पीते हुए सिगरेट, अब छोड़ के फायदा क्या, अब तक तो है ना कैंसर ने जो करना होना होता वो हो चुका होता, अब तो छोड़ के भी कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा लेट मी एंजॉय माई स्मोकिंग। दैट सॉर्ट ऑफ मतलब जो फुलिश आर्ग्यूमेंट्स लोग देते हैं, बट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, जितना जल्दी आप स्मोकिंग छोड़ेंगे और जितना लंबे टाइम तक स्मोकिंग छोड़ा उससे हमेशा फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 30 साल की उम्र में अगर कोई स्मोकिंग करना छोड़ दे, अगर स्टार्टिंग में लाइक 25 साल की उम्र में किसी ने स्मोकिंग करना शुरू किया एंड 30 साल की उम्र में वो छोड़ दे, तो बाय द एज ऑफ 60 उनको जो रिस्क है लंग कैंसर या स्मोकिंग रिलेटेड जो डिजीज का वो 90% से भी ज्यादा कम हो जाता है। वही चीज अगर वो 50 की एज के बाद में छोड़े तो दैट रिस्क इज लेस देन 50, वो जो रिस्क डिक्लाइनेशन जो होता है वो 50% से कम होता है। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड जितने ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स स्मोक किया उतना ज्यादा नुकसान होता है। ऑल्सो स्मोकिंग जब 10 साल अगर आदमी छोड़ देता स्मोक करना, मतलब कोई अगर एक्टिव स्मोकर था और स्मोक करके उसको छोड़े हुए 10 साल हो जाते हैं, तो जो अगर उसका कैंसर का रिस्क अगर कोई एक एक्स अमाउंट था तो वो एक्स अमाउंट से x/2 हो जाता है, यानी कि 50% रिस्क उसका कम हो जाता है 10 साल स्मोकिंग छोड़ने से। एंड कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि लगभग 15 से 20 साल अगर स्मोकिंग छोड़े हुए हो जाता है तो दैट रिस्क इज एज गुड एज ऑलमोस्ट अ नॉर्मल रिस्क इंडिविजुअल जो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हैं उतना ही रिस्क रह जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यस क्विटिंग डेफिनेटली हेल्प्स। सो this is the first and foremost message I would like to give anybody and everybody who's listening to this Facebook live कि please quit smoking। अगर it's never too late, it's never too early, जितना जल्दी हो सके प्लीज स्मोकिंग छोड़ दीजिए, it is not going to do any benefit for you। Okay, that's a wonderful message. Sir, I would like to ask next question कि ये जो लंग कैंसर है उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे लोग आइडेंटिफाई करें कि उनको लंग कैंसर के लिए ये सिम्टम्स है और उनको चेक कराने की जरूरत है? सो लंग कैंसर के सिम्टम्स एक्चुअली इट डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन आता है। कई बार फ्यू पीपल आर लकी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है, बट मेजोरिटी जो है एडल्ट वो है लेट स्टेज में पकड़ा जाता है। जनरली हम लोग हिंदी मूवीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि है ना वो कैसा दिखाते हैं कि है ना अरे खांसी आई एकदम से खून की उल्टी जैसा कुछ आया एंड वो पेशेंट डायग्नोस हो जाता है स्टेज 4 लंग कैंसर। बट एक्चुअली इफ आई सी तो इतना अनकॉमन नहीं है, इस तरह की चीजें भी मिलती हैं वंस इन अ वाइल हमारे को कि जहाँ पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, ही लुक्स वेरी हेल्दी फ्रॉम आउटसाइड एंड सडनली वन फाइन डे एकदम से बाउट ऑफ कफ शुरू होता है एंड देन वर्कआउट होता है एंड देन दे आर डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 कैंसर। सो इट डिपेंड्स। सो जनरली तो कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं वो रहता है कफिंग, जो कि बहुत ही कंटिन्यूस टाइम से चली आ रही है, लेकिन कई बार लोग इसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि स्मोकर्स जो हैं खासतौर से चेन स्मोकर्स उनको कफिंग वैसे भी रहती है। लेकिन अगर इस कफ का करेक्टर चेंज हुआ है एंड काफी परसिस्टेंट है एंड साथ में अगर ब्लड भी आ रहा है तो प्लीज इट इज अ वार्निंग साइन दैट इट कुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ कैंसर। सेकेंड इज अगर ये जो स्टेज अगर थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर सांस का फूलना, सांस आने में तकलीफ होना, दैट कुड बी अ कॉमन सिम्टम। और लेट स्टेजेस के अंदर आवाज में बदलाव आना, कई बार मुझे कैंसर सेल्स जो होते हैं वो गले के आसपास जो खून की नसें होती हैं उनको दबाते हैं जिसके कारण फेस में स्वेलिंग आना। और भी लेट स्टेजेस के अंदर जो हड्डियों में दर्द होना, वेट लॉस होना, जनरलाइज वीकनेस आना एंड साथ में छाती में पानी भर जाना, ये सारे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं लंग कैंसर के।
ओके डॉक्टर। सो कोई पर्सन अगर ये सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनको डायग्नोसिस के लिए क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत रहती है? सो बेस्ट वुड बी कि है ना, जो मैंने लास्ट के जो सिम्टम्स बोले उन तक का वेट नहीं करें अपन, बिकॉज जनरली वो बहुत ही लेट स्टेजेस सिम्टम्स हो जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप स्मोकर हैं तो मैंने जैसे कहा स्मोकिंग छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं और अगेन आपको इस तरह कफ जो सिम्टम्स मैंने बताया अगर आ रहे हैं तो प्लीज डोंट डिले एंड इमीडिएटली प्लीज डॉक्टर को मिलिए एंड डिस्कस करिए। जनरली डॉक्टर्स जब आपको ये सिम्टम्स आप जाते हैं तो दे स्टार्ट विद नॉन इन्वेजिव, यानी कि जिसमें चीरा फाड़ी या कुछ ना करना पड़े उस तरह की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन मोस्ट ऑफ टाइम्स एक एक्सरे चेस्ट होता है। अगर एक्सरे चेस्ट में कुछ डाउटफुल लगता है तो जनरली उसका सीटी स्कैन वगैरह करवाया जाता है। ये सब जो टेस्ट होते हैं इससे एक आइडिया लगाया जाता है कि बीमारी है क्या। तो उसके बाद कंफर्म करने के लिए हमें टिश्यू डायग्नोसिस यानी कि दूसरी भाषा में बायोप्सी चाहिए होती है, जिसके लिए या तो ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो कि गले की सांस की नलकी के थ्रू एक ट्यूब डाल के लिया जाता है, या फिर कभी-कभी सीटी स्कैन के मदद के उसके अंदर एक निडल डाल के बायोप्सी ली जाती है। एंड जब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है देन उसके बाद स्टेज को कंफर्म करने के लिए कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि पेट स्कैन जो कि पूरी बॉडी का स्कैन है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि कैंसर कहाँ-कहाँ फैला है और स्टेजिंग डिसाइड की जाती है ताकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान किया जा सके। कभी-कभी थूक की भी जांच की जाती है, अगर बलगम आ रहा है बहुत ज्यादा और उसमें भी कैंसर सेल्स आते हैं तो ये सब कॉमन टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं। ओके सर। सो ये अगर मानो किसी को डायग्नोस होता है कैंसर तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है? कौन-कौन सा टाइप का सो ट्रीटमेंट? एज आई सेड कि जो ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है कि आपके स्टेज के अंदर सबसे पहले डायग्नोज हो रहे हैं। अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर हैं तो देन देयर मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, काफी कुछ हम कर सकते हैं। बट लेट स्टेजेस के अंदर जनरली जो ट्रीटमेंट, जब स्टेज 4 की बात करेंगे तो जनरली जो ट्रीटमेंट रहता है उसके अंदर हम जो एम होता है कि वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ और जितना लंबा लाइफ किया जा सके वो करा जाए। एंड उसमें मेन रोल कीमोथेरेपी का, एंड आजकल कीमो में नई तरह की जो दवाइयां आई हैं जिसे हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, मेनली उनका रोल रहता है। एंड कई बार सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए जैसे बोन पेन्स वगैरह अगर हो जाता है, बोन में स्प्रेड हो जाता है ट्यूमर्स या दिमाग में स्प्रेड हो जाता है तो फिर रेडिएशन का रोल आता है उन सिम्टम्स को रिलीफ दिलाने के लिए। अर्ली स्टेजेस के अंदर जब पेशेंट्स आते हैं तब उसके अंदर जो ट्रीटमेंट क्यूरेटिव मोडालिटीज होती हैं, जिसमें एक सर्जरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोडालिटीज होती है। बट अगेन हर पेशेंट जो स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में आता है इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। इसलिए उसके अंदर दो तरह की चीजें हम देखते हैं, एक तो ट्यूमर वाइज फिटनेस कि क्या वो ट्यूमर के हिसाब से जिस तरह से बीमारी है वो क्या वो निकाली जा सकती है, एंड दूसरा है मेडिकल फिटनेस। क्योंकि कई टाइम से अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे उसके लंग में काफी डैमेज हो जाते हैं, हार्ट के ऊपर भी काफी चेंजेस आते हैं। तो हर पेशेंट जो भले दिखने में स्कैन में अगर लगे कि हाँ बीमारी निकाली जा सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर किसी का हम जो ट्यूमर रिसेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनका लंग का फंक्शन इतना खराब हो चुका है क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से एंड हार्ट का फंक्शन खराब हो चुका है तो शायद उस केस में भी हम सर्जरी ऑफर ना कर पाए। एंड उस केसेस में जनरली ट्रीटमेंट रेडिएशन यानी कि सेक और कीमोथेरेपी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। बाकी जो जो सेगमेंट बचा जिसके अंदर आपका बीमारी अर्ली स्टेज में है एंड आप फिट हैं तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज हम लोग ऑफर करते हैं, जिसमें कई तरह की ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, जिसमें कि लंग का जो खराब हिस्सा है निकाला जाता है इधर विद एन ओपन सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपी या जिसको हम बैट सर्जरी बोलते हैं या रोबोटिकली। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। उसके साथ साथ जो कैंसर की जहां जहां गांठें फैलती हैं उन गांठों की सफाई की जाती है। ओके सर। आपने बोला कि बहुत अलग-अलग तरह की सर्जरी होती है, रोबोटिक है, ये इन्वेंसिव आपने वगैरह जो बोला। सर उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बताया ना, सर्जिकल प्रोसेस में क्या-क्या अलग-अलग तरीके की ट्रीटमेंट रहती है? सी जनरली लंग्स कैंसर्स के अंदर हमारी कोशिश जो रहती है कि जहां तक अगर हो सके कि जो पूरा लंग अगर सपोज राइट लंग कैंसर में अगर किसी को हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा राइट लंग उसका निकाल डालेंगे, बिकॉज पूरा राइट लंग या पूरा लेफ्ट लंग निकालना तो ये बहुत ही मॉर्बिड यानी काफी तकलीफ में सर्जरी हो सकती है, क्योंकि एक लंग पे पूरी लाइफ निकालना उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमें ये ऑफर भी करना पड़ता है। बाय एंड लार्ज आजकल जो टेक्निक्स इतने एडवांस हुए हैं, सब कुछ जो एडवांसमेंट्स हुआ है उसमें हम लोग लंग का कुछ हिस्सा निकालते हैं जिसे लंग प्रिजर्विंग सर्जरीज बोलते हैं, जो कई तरह की होती हैं जैसे कि लोबेक्टमी होती है, स्लीव रिसेक्शंस होते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इसको करने के तरीके जैसे कि छाती में चीरा लगा के जो कन्वेंशनल तरीका है वैसे किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि टेक्निक एडवांस हो रही है तो छाती में चीरा लगाना जनरली एक तो परसीव भी ये किया जाता है कि काफी बड़ा सर्जरी हो जाएगा एंड लोगों को भी डर लगता है,
एंड दूसरा छाती में जो चीरा लगाते हैं उससे रिकवरी वगैरह में काफी टाइम लगता है, तो उसकी जगह आजकल की होल सर्जरी, मतलब छोटे छोटे हम छेद बना के चेस्ट के अंदर एंड उसके थ्रू भी हम लोग सर्जरी करते हैं, जैसे कि पेट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वैसे ही लंग में होती है, जिसे हम वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, एंड उसके थ्रू भी हम ये कैंसर को निकाल सकते हैं। एंड वीडियो असिस्टेड ये थोरैको सर्जरी जो मैंने बोला, इसी का एक्सटेंशन है रोबोटिक सर्जरी। तो दोनों टेक्निक मोरलेस सेम है, एक के अंदर हम लोग थोरैकोस्कोप की मदद से करते हैं सर्जरी, एंड दूसरे में रोबोट की मदद से करते हैं, बट बाय एंड लार्ज प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं। एम ये रहता है कि ज्यादा छाती को खोलना ना पड़े ताकि रिकवरी फास्ट एंड स्मूथ रहे। ओके, तो सर जनरली जब हम ये फेफड़े वगैरह जो है कैंसरस फेफड़े वो निकाल देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक पेशेंट सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ लीड कर सके? हाँ, ये काफी हद तक संभव है। मैंने जैसे पहले ही कहा, लोगों को कई बार काफी मिथ्स रहते हैं लंग कैंसर सर्जरीज के बारे में कि लंग कैंसर सर्जरी तो हार्ट के पास में है, सर्जरी करेंगे तो हार्ट काम नहीं करेगा, लंग में कोई तकलीफ आ जाएगी, सांस नहीं ले पाएंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको लोगों ने बताया कि काफी टाइम तक वेंटिलेटर पे रहना पड़ सकता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब पेशेंट को हम सर्जरी के लिए चूज करते हैं, वी चूज द पेशेंट्स वेरी केयरफुली। जो मेडिकली अनफिट पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिनको लंबे टाइम से सांस की ये स्मोकिंग के कारण लंग खराब हो गए हैं, अधिकतर उस तरह के पेशेंट को हम सर्जरी ऑफर भी नहीं करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग लंग बचाने की कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम लंग बचाया जा सके, ताकि जिससे प्रॉब्लम ना आ सके। एंड इफ प्रॉपरली सेलेक्टेड एंड प्रॉपरली डन, सर्जरी के बाद पेशेंट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो सब चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनिशियली उनको फिर सर्जरी के बाद हम लोग जो एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डालते हैं, जनरली वो चेस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर फिजियोथेरेपी एंड सब चीजों के ऊपर, एंड इवन वो सब जो चीजें हैं वो सर्जरी से पहले भी शुरू हो जाती हैं, ताकि दे गो इन लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर कि पेशेंट सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल रिकवरी और नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके। इवन लोग स्विमिंग वगैरह सब कुछ कर पाते हैं अगर सब कुछ तरीके से प्लान किया जाए तो। ओके, दैट्स नाइस सर। सर हमने बीच में बात किया था स्मोकिंग के ऊपर, तो सर मुझे ये पूछना है कि क्या लोग स्मोकिंग छोड़ने के लिए कुछ लोगों को रिप्लेसमेंट थेरापीज ये वगैरह चाहिए होता है, एंड इज इट नेसेसरी दैट पीपल क्विट स्मोकिंग, और हाउ टू क्विट स्मोकिंग? कुछ व्यूअर्स हैं हमारे जो अगर स्मोकिंग करते हैं, तो हाउ डू दे क्विट स्मोकिंग सर? सो सी, स्मोकिंग क्विट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका एक फर्म डिटर्मिनेशन। तो ये बहाने देना कि मैंने छोड़ने की कोशिश करी बट नहीं हो पा रहा, सी लाइफ में कोई भी चीज अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, अगर किसी को पैसे कमाने का शौक है तो वो कैसे भी वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, वो है ना, फिर उसके अंदर बहाने नहीं ढूंढेगा। तो इसी तरह के अगर आपको जब स्मोक करने की आदत है तो आप कैसे भी वो स्मोकिंग के लिए आप है ना वो सिगरेट ढूंढने जाओगे ही जाओगे। एग्जाम्पल मैं दूं, लॉकडाउन के अंदर भी जब ये सब दुकानें बंद थी, लोगों ने फिर भी किसी ना किसी तरीके से है ना वो सिगरेट ढूंढने की कोशिश करी, कि उनको इतना जरूरी था वो स्मोक करना। तो जब आपके दिमाग में कोई चीज इतना स्ट्रांगली अगर बैठी होती है तो आप उसके लिए हर मुमकिन मदद करते हो, मुमकिन कोशिश करते हो। तो व्हाई नॉट, है ना, ये जो आपका डिटर्मिनेशन है दैट यू यूज फॉर क्विटिंग स्मोकिंग, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है एंड आप उसके ऊपर फर्म रहेंगे, तो देन दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन क्विटिंग द स्मोकिंग थिंग। सो स्टार्टिंग में जब आप ये करते हैं, स्मोकिंग छोड़ते हैं, तो उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं स्मोकिंग के। खास तौर से पहला हफ्ता इज वेरी टेरेबल, बट अगर आप इस पे तत्पर रहेंगे तो नेक्स्ट आप देखेंगे 2-3 हफ्तों में इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट पॉसिबल कि आप नॉर्मल रह सकते हैं बिना स्मोक करे, एंड उसके बाद आपकी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज जो आप कर सकते हैं, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार अकेले अगर आपको स्मोकिंग छोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ हेल्प एनजीओ होते हैं जहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह के जो पहले स्मोकिंग छोड़ चुके होते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। देखें, Okay, sir. Sir, my next question is, is there any prevention for lung cancers?
Hello, sir. Am I audible? Am I audible, sir? Hello. Yeah. Am I audible? Okay, okay, Yeah, okay. yeah, Pragati. Sorry for the network issue, sir. Okay. Sir, I would like to ask you, is there any prevention for the lung cancer? So लंग कैंसर प्रिवेंशन के लिए बाय एंड लार्ज लाइक फॉर मेनी अदर कैंसर व्हाट वी से वही चीजें मैं दोबारा दोहराऊंगा जनरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने को जीने की जरूरत है एंड फॉर लंग कैंसर स्पेसिफिकली इफ आई से प्लीज डू नॉट स्मोक अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज क्विट इट एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नॉट ओनली फॉर लंग कैंसर इनफैक्ट अदर कैंसर्स ऑल्सो उसका भी रिस्क कम करेगा एंड कैंसर के अलावा भी काफी सारी जो बीमारी जो स्मोकिंग से हो सकती हैं उसका रिस्क रिड्यूस करने में भी इट विल गो अ लॉन्ग वे तो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल एंड द बेस्ट थिंग इज टू स्टॉप इट राइट नाउ देयर इज नो टुमारो इन स्मोकिंग इट शुड बी डन राइट अवे राइट नाउ सेकेंड थिंग वुड बी हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए जैसे मैंने कहा अपने रेगुलर एक्सरसाइज करना एटलीस्ट 5 days इन अ वीक 40 minutes अ डे अगर वो एक्सरसाइज करते हैं दैट गोज अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग अ हेल्दी लंग उसके अलावा जो पॉल्यूटेंट्स का एक्सपोजर है उसको कम करना मतलब खासतौर से अगर कोई आसपास स्मोक कर रहा है तो उससे दूर रहना अगर आप कहीं ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जहाँ पे आपको स्मोक आता है तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस जैसे कि मास्क पहनना ये सारी चीजें आप कर सकते हैं स्मोकर्स जो पहले स्मोक कर चुके हैं या जिनका मतलब जो स्मोकिंग हैबिट्स काफी खराब है दे शुड ऑलवेज डिस्कस विद डॉक्टर्स रिगार्डिंग द लंग कैंसर स्क्रीनिंग सीटी स्कैन के थ्रू लंग कैंसर स्क्रीनिंग की जा सकती है जिससे कि अर्ली स्टेज में भी लंग कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है एंड दैट कैन गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ वेरी डेडली डिजीज तो ये सब कुछ कॉमन जो चीजें जो की जा सकती है लंग कैंसर से बचने के लिए ओके सर सर थैंक यू सो मच फॉर वेरी मच इंफॉर्मेटिव सेशन ये बहुत काफी अच्छा और बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगा आई एम श्योर आई वुड लाइक टू अवर रिक्वेस्ट अवर व्यूअर्स नाउ अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं डॉक्टर नितिन सिंगर से तो दे कैन आस्क नाउ ओके sorry for the glitches I think there are some technical issues अगर ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज इफ यू आर नॉट एबल टू सेंड द क्वेश्चंस अक्रॉस टू मी राइट नाउ तो दिस क्वेश्चंस को आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक प्लीज अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में भी कर सकते हो डॉक्टर को इनबॉक्स भी कर सकते हो दे विल गेट बैक टू यू सो आई थिंक वी आर कैंसलिंग Q&A सेशन एज ऑफ नाउ सर आई थिंक जिनको भी पूछना है दे कैन गिव अस इन द कमेंट और इधर इन द इनबॉक्स सर बट बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू आस्क यू इज देयर एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स वुड यू लाइक सी टू से समथिंग टू सी फाइनल मैसेज अभी हम सब लोगों ने इतनी सब बड़ी पेंडेमिक झेली है एंड वी ऑल नो कि है ना कोरोना ने लंग को कैसे डिस्ट्रॉय किया है जब आप सोचो कि एक वायरस इस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड वो एक छोटे से कुछ मिनटों का एक्सपोजर वायरस का वो लंग को खराब कर सकता है तो उसी तरह सोचो जब स्मोक आप जब ले रहे हो एंड वो भी लंबे टाइम तक अगर आप ले रहे हो तो लंग का क्या हालत करता होगा तो प्लीज अब आज मेरी एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से अभी टोबैको डे भी आ रहा है नो टोबैको डे जिस जो है ना एक उसके माध्यम से भी मैं एक अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपने लव्ड वंस के लिए अपने बच्चों के लिए अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज से नो टू स्मोकिंग स्मोकिंग करके किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला तो इसलिए प्लीज स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली थैंक यू Wonderful, sir. Thank you so much for being here today. So, guys, that's it. Quit smoking and stay safe. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nitin Singhal. थैंक यू